नमस्ते, ओम शांति। आप सबका अभिनंदन करते हुए इस 3 दिन की जो इंटरनेशनल चर्चा हम कर रहे हैं और इसका जो आयोजन किया गया है वो आयोजन किया गया है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन से, भारत सरकार आयुष मंत्रालय से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये बहुत ही सुंदर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आप सबको हम डॉक्टर सुभाष सारंगी जी, जो कि खुद एक डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी हैं और डॉक्टर ऑफ योगिक साइंसेस हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है और नेचुरल थेरेपेटिक्स फॉर 24 इयर्स, ये हमारे साथ जुड़े हैं और आपको पिछले 2 दिन से बहुत ही प्यारी प्यारी और गहरी बातें डॉक्टर साहब हमारे को बता रहे हैं। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर साहब पिछले 25 सालों से अपनी लाइफ विदाउट मेडिसिन जो है जी रहे हैं। वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, कभी हॉस्पिटल नहीं गए हैं और ना ही कभी उन्होंने किसी चीज की भी मेडिसिन ली है। और ये वो कैसे कर पाए हैं वो आज हमारे साथ डॉक्टर शेयर कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही प्रेम वर्ष और सौभाग्य है मेरा कि इस सेशन में डॉक्टर सुभाष सारंगी जी हमारे साथ हैं और वो ये चर्चा को हमारे को आगे बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो आप सबके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में लेंगे। और डॉक्टर, ऑल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, sister. Once again, thank you very much for introducing. सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से हार्दिक नमन है, वंदन है और आज का तीसरा दिन और आखिरी सत्र में हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। तो साथियों, 2 दिन से हम लोग जो चर्चा करते आ रहे हैं, पहला दिन हमने यही चर्चा की थी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, यानी शरीर के अंदर में विजातीय पदार्थों का निर्माण कैसा होता है और उसको प्रकृति अपनी तरीके से शरीर के अंदर से निष्कासन कैसे करवाती है। दूसरे दिन यानी कल हमने उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा में लाए कि ये पंच महाभूतों का हमारे शरीर के ऊपर, हमारी प्राण के ऊपर क्या रोल है,
जो कि हमें स्वस्थ या निरोग जीवन जीने के लिए मदद कर सकते हैं। उसमें ये भी हमने एक्सप्लोर किया कि हमारे शरीर के अंदर में जो पंच महाभूत विराजमान है, एग्जैक्टली वही चीजें पूरे विश्व में, पूरे कस्मस में, यूनिवर्स में भी विद्यमान है। और दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, अर्थात संतुलन बनाए रखना, यही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जो फॉर्मूला पहले आपको बताए थे, किसी को याद है? हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कोई अगर याद रखे हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला दिन हमने एक आपको डिजिटल स्टेटमेंट बताया था, कुछ फिगर बताए थे, उसमें पंच महाभूत के बारे में हमने बताया था, बाकी और 3 डिजिट बाकी थी। कोई याद रखे हैं तो बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, मनीष जी लिख रहे हैं 5337, वेरी गुड। तो आज हम लोग 337 क्या चीज है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। 5 को ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, दैट इज 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। उसके बाद फिर 337 क्या है उसको भी समझेंगे। यही एक छोटी सी फॉर्मूला जो हमें पिछले 25 सालों से रोग मुक्त रहने में मदद किए हैं और डॉक्टर से, ड्रग्स से, डिजीजेस से अपने को दूर रखने में मदद किए हैं। यस कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। 5337 आपने लिखा, तो वही 5337 ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा अवदान यही फॉर्मूला ने हमें प्रदान किया है, उसी को हम आप लोगों के साथ में आज शेयर करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट बियर विथ मी। कुछ ही पलों के अंदर में हम आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग में उतरेंगे। तीसरे दिन, ओके, स्क्रीन शेयर। हम आपको बताए थे कि फास्टिंग के ऊपर भी कुछ बातें रखेंगे, अगर समय परमिट करे तो हम फास्टिंग के बारे में भी कुछ बताएंगे, लेकिन 5337 फॉर्मूला को पहले एक्सप्लोर कर लेंगे। अब बताएं मुझे कोई की स्क्रीन दिख रही हो तो यस या ना करें, इफ इट इज विजिबल टू यू। कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रही है? ओके ओके फाइन। तो आज तीसरा दिन है, फिर से आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरल थेराप्यूटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे भाई बहनों को ये कंफ्यूजन होती है, और कभी कभी मेरे पास फोन में भी ये क्वेरी आती है कि भाई जी कुछ अच्छा मेडिसिन हमें बता दीजिए जिससे ये फलानी तकलीफ हमारी ठीक हो जाए। For your kind information, naturopathy, as the name itself implies, naturopathy, it is a pathy which is associated with natural elements, यानी प्राकृतिक तत्वों से संबंधित है। एंड यू नो, जब से प्रकृति है तब से ये प्राकृतिक चिकित्सा भी इस धरती पर है, इस प्लानेट पे है। अब प्रकृति कब से है? या अनंत है, जैसे ऑन एंडिंग साइकिल आप कह सकते हैं। प्रकृति यानी ये पंच महाभूतों से बनी हुई प्रकृति। अब ये पंच महाभूत फिर से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस। ये 5 तत्वों, इन्हीं 5 तत्वों के जरिए से ही रोगों की उपचार होती है, और रोगों से अपने को दूर रखने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसमें कोई केमिकल मेडिसिन की इस्तेमाल होती ही नहीं है। लेकिन होती क्या चीज, किन चीजों को आधार करके उपचार की जाती है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, अक्सर करके यही पंच महाभूतों को ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको साइंटिफिकली हम कहते हैं हाइड्रोथेरापी यानी जल चिकित्सा, मड थेरापी यानी मिट्टी चिकित्सा, क्रोमोथेरापी यानी रंग चिकित्सा, डायटेटिक्स यानी भोजन चिकित्सा, साइंटिफिक मसाज यानी वैज्ञानिक मालिश। यह है हमारी उपचार की विधियां, पद्धतियां। इन्हीं के सहारे में रोगों की उपचार होती है। बहुत ही चमत्कार पद्धति है। प्रकृति ने हमारे शरीर को इतनी अच्छी जबरदस्त तरीके से बनाई है कि आप इसको चाहेंगे तो भी बीमार नहीं डाल सकते, बीमार कर नहीं सकते। इतनी पावरफुल तरीके से ये बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जैसे ठान लिया है कि हम ऐसे खान पान करेंगे, ऐसे दिनचर्या व्यतीत करेंगे, तब तक करेंगे जब तक बीमार पड़े ही ना। इस तरह की अगर मानसिकता हम रखें तो हमें कोई बचा नहीं सकता।
तो ये है हमारी उपचार की विधियां। और भी कुछ चीजें हैं, ये है क्रोमोथेरापी की कुछ झलक आप लोगों के सामने। रंग चिकित्सा से भी हमारी रोगों की उपचार होती है। इसमें आप भिन्न भिन्न चक्रों की अवस्थितियां देख सकते हैं, और उसके साथ में जो संबंधित हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, ये सारी चीजें जस्ट एक झलक के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। ये स्लाइड भी हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। जो भी प्रेजेंटेशन हुआ है सिंस द फर्स्ट डे टिल दिस मोमेंट इंक्लूडिंग द थर्ड डे, सारे के सारे कंटेंट हम आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर लेंगे, इसलिए इसके ऊपर कोई बदरेशन ना ले। आप इसको थॉरोली घर में अपने लीजर टाइम में देख लीजिएगा। फिर क्या होती है, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत डिफरेंट मोडालिटीज भी हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे स्टीम बाथ यानी भाप चिकित्सा, भाप स्नान भी इसको कहते हैं। एक स्टीम बॉक्स के अंदर में आप छवि में देख सकते हैं, एक मरीज को अंदर में रखा गया है, बिठाया गया है, सिर को ऊपर रखा गया है, और अंदर से स्टीम से उसके शरीर की जो टॉक्सिक मैटर है उसको निकलवाने की प्रयास की जा रही है। फिर होल बॉडी वेट सीट पैक यानी सारी बदन की गिल्ली पट्टी। ये सारी पद्धतियां डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एलिमेंटरी आइडिया के लिए। फिर क्या होती है, रेक्टल इरिगेशन, जिसके बारे में हमने पहला दिन बताया था। एनिमा भी इसको कहते हैं। इससे हमारी पेट की धोती होती है, यानी शुद्धिकरण करवाई जाती है, पेट साफ करवाई जाती है। हॉट फुट बाथ यानी उष्ण पाद स्नान। ऑल्टरनेट हिप बाथ, जिसको रिवल्सिव हिप बाथ भी कहते हैं, कटी स्नान की एक दूसरी विधि है ये। Alternate hot and cold fermentation, cold frictional hip bath, hot immersion bath, spinal bath and seize bath। हमने पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं, जस्ट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पद्धतियों की लिस्ट हम आप लोगों के सामने रखे हैं, जस्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि उपचार की तरीका क्या होती है इस पद्धति के अंतर्गत। ज्यादातर हम इसमें जल चिकित्सा, भोजन चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और सूर्य किरण चिकित्सा यानी क्रोमोथेरापी, कभी कभी उसको थर्मोल्यूम भी कहा जाता है, इन पद्धतियों को ज्यादातर हम अडॉप्ट करते हैं। और मजे की बात यह है कि 95% से ज्यादा बीमारियां ठीक हो जाती है। भले ये मरीज से मरीज तक वैरी करती है, लेकिन क्योर होने की जो रेट ऑफ सक्सेस है दैट इज रियली वेरी वेरी एनकरेजिंग। अब आइए एक्सप्लोर करते हैं ये 5337 रूल होती क्या है। 5 स्टैंड्स फॉर 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। 3 स्टैंड्स फॉर 3 स्लो एनर्जी एडजस्टर्स। हम लोग ऐसे कुछ खान पान करते हैं, चाहे जाने अनजाने में, जो कि हमारे शरीर के अंदर से जो एनर्जी है यानी वाइटल एनर्जी है उसको धीरे धीरे डिप्लीट करती रहती है, जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन। हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन लंबे सफर पे ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करते 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 हमें फाइनली वीक बना देती है। वो कौन सी 3 एडजस्टर्स है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट 3 है, 3 बार हमें अपने आप को इमोशनली रिचार्ज करनी है। आप लोग अपनी लैपटॉप को रिचार्ज करते हैं, मोबाइल फोन को तो डेली रिचार्ज करते हैं, घर से निकलते समय फुल रिचार्ज करके निकलते हैं, साथ में पावर बैंक भी कैरी करते हैं, लेकिन हैव यू थॉट, कभी आपने इस तरह का विचार अपने सिर पे लिया, अपने दिमाग में रखा कि हम अपने आप को भी रिचार्ज करें? ये भी आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज 7 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीप, साउंड स्लीप। 7 घंटे की पावरफुल रिचार्जिंग स्लीप, जो कि हमारी बॉडी एंड माइंड को फिर से रेस्टोर करती है, सशक्त बनाती है, अंदर से हमें स्ट्रांग बनाती है। ये जस्ट उसका एक झलक है, हम धीरे धीरे सभी को स्लोली एक्सप्लोर करते जाएंगे। सेकेंड 3 स्टैंड्स फॉर 3 स्लो एनर्जी एडजस्टर्स। 1 नंबर एनर्जी एडजस्टर है व्हाइट शुगर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होती है C12H22O11। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है उनको पता होगा, व्हाइट शुगर इज ए कंपाउंड ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके केमिकल फार्मूला, आप उसके बारे में ज्यादा बदरेशन ना ले। सेकेंड वन, व्हाइट फ्लावर यानी मैदा। तीसरा है आर्टिफिशियल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। अब ये तीनों की क्या असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, इसको एक एक करके हम देखेंगे। नंबर 1, व्हाइट शुगर। नंबर 1, ये चीनी या शक्कर भले ही सफेद दिखता है, लेकिन इसके अंदर में कोई फूड वैल्यू नहीं है। इट डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ नरिशमेंट, कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जब हम
शक्कर को कंज्यूम करते हैं यानी पेट में डालते हैं, स्टोमक में जाता है, इसका डाइजेशन प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। भले ही इसमें कैल्शियम है, लेकिन इसको पचाने के लिए, पूरी तरह से बॉडी के अंदर में असिमिलेट करने के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, जो कि शरीर के अंदर से प्रकृति अपनी तरीके के अनुसार खोजती रहती है। इट स्टार्ट सर्चिंग वेयर इज एक्स्ट्रा कैल्शियम अवेलेबल फॉर डाइजेशन। एंड आप लोगों को पता है शरीर के अंदर में कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स होती है हमारी हड्डियां और दांत। तो ऑब्वियसली क्या करती है प्रकृति, दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम को खींच के इस पदार्थ को, जो कि हमारे पेट में जा चुका है, उसको बचाने के प्रयास करती है। भले वो बचता कितना है वो तो अलग बात है, लेकिन शरीर के अंदर से हड्डियों से और दांतों से कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन होने के कारण हड्डियां कमजोर होती है, दांत भी कमजोर होता है। दांतों में तरह तरह की बीमारियां भी शुरू होती है, पायरिया से लेकर टूथ डीके तक। हड्डियां कमजोर होती है, चलते फिरते कहीं अगर गिर के जरा सा चोट लगी तो फिर आपकी हड्डियां टूटने की संभावना रहती है। यह है चीनी का दुष्प्रभाव। तो इतने सारे कारण है शक्कर को अवॉइड करने का। एंड इट इज ऑल्सो ए स्लो एनर्जी एडजस्टर। आपकी वाइटल एनर्जी को डाउन करने वाली, डाइल्यूट करने वाली, कंप्रोमाइज करने वाली ये एक तत्व है। जितना हो सके इसको अवॉइड करें। इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट पॉइजन, स्लो एडजस्टर पॉइजन। आप इसको अपनी भोजन से जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। भाई बहने पूछते हैं कि भाई जी मीठा को बहुत आनंद देता है जब हम खाते हैं, चीनी से ही यानी शक्कर से ही स्वादिष्ट लड्डू मिठाई वगैरह बनता है। देखिए बात ऐसा है कि हमारी प्रायोरिटी कौन सी है, हम स्वाद के लिए भोजन करें या अपनी सेहत के लिए भोजन करें, ये चॉइस तो आपकी है। कहावत है कि जो मुख के लिए कड़वा होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, एंड जस्ट द रिवर्स, जो मुख के लिए कड़वा होता है, जो मुख के लिए कड़वा मीठा होता है वो सेहत के लिए कड़वा होता है, नुकसानकारक होता है। जैसे नीम की पत्ती है, मुख में आप डालें तो आपको तीखी लगेगी, कड़वा लगेगा, लेकिन वो पेट में जाए तो शरीर के लिए काफी फायदाएं करती है। तो ये आपको तय करना है कि हम इसको क्यों खाएं, वेदर ओनली फॉर द सेक ऑफ टेस्ट और ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अगर आप इसकी सब्सटीट्यूट की बात करें, चीनी के बदले आप गुड़ खाएं तो दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। अगर गुड़ के बदले आप खजूर खाएं तो दैट इज ऑल्सो फार बेटर। आपको मिठास की स्वाद मिलेगा लेकिन कोई नुकसानकारी प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरे तत्व पे चलते हैं, मैदा। मैदा आपको पता है ये आजकल बहुत ही फेवरेट डिश बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी से कचौड़ी बनती है, इसी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैदा के अंदर में एक चिपचिपाहट गुण होता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज एडहेसिव इन नेचर। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप से, वो मुख के अंदर हमारी कंठ नाली होते हुए हमारे स्टोमक तक पहुंचने की प्रयास करता है, तो जो अंत नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर में, ये अंत नाड़ियों के इंटरनल लाइनिंग में एक एक पतला सा परत, वेरी थिन मेम्ब्रेन की तरह बनाते हुए जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स एडहेसिव प्रॉपर्टी। अब आप इस तरह के पदार्थों का जितना ज्यादा सेवन करते जाएंगे अपने लाइफ में, रोज अगर आप कचौड़ी खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं, अगर मैदा से बनी हुई कुछ मिठाई आप खाते हैं, तो इट बिकम्स मच मोर हार्ड टू डाइजेस्ट। जैसे मैदा की कुछ मिठाई आपने बना ली, चाशनी में डाल दी, तो शक्कर भी रहा और उसमें मैदा भी रहा, तो आपका पेट के लिए एक तो भोजन पचाने के लिए गरिष्ठ होता है, तकलीफ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज्यादा भार पड़ता है, साथ में ये दोनों के नुकसानकारी प्रभाव भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैदा का ये गुण होने के कारण मैदा अवॉइड करना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपने मैदा की कोई चीजें खा ली तो उसके बाद फिर अगर फाइब्रस फूड खाते हैं, चाहे उस मील के उपरांत या तो उसके नेक्स्ट मील में, तो फिर ये क्या होती है, इसको न्यूट्रलाइज करने में कुछ हद तक मदद करता है। और ये जो अंदर में परत बनाते हुए जाता है, इसका अल्टीमेट कंसीक्वेंस यानी परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि अंत नाड़ियों के अंदर में इस तरह से परत बनते 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 फाइनली इसको कंस्ट्रिक्टेड करते जाता है, कंजेस्टेड करता जाता है, इस पैसेज को नैरो बनाते जाता है। कुछ सालों के उपरांत कभी कभी ऐसा भी होते हुए देखा गया है आपके इंटेस्टाइन यानी अंत नाड़ियों के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिस मार्ग से हमारी भोजन आगे बढ़ता रहता है उस जगह पर ये परत होने के कारण
उसमें स्वेलिंग होती है, हार्डनेस आती है, एंड फाइनली इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नट, KNOT नट, यानी गांठ के रूप ले सकता है, जिस गांठ को मेडिकल साइंस में मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं इट इज ए ट्यूमर। होता है पेट के अंदर, तो पेन के कारण अगर हम डायग्नोसिस करने जाए तो पता चलता है कि पेट के अंदर में कहीं इस तरह का गांठ बन गया, दैट इज द हार्डनेस ऑफ आवर इंटेस्टाइन। उस गांठ को रिमूव करने के लिए मेडिकल साइंस के अनुसार कहा जाता है कि इट नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी ऑपरेशन करके उसको हटाना पड़ेगा। तो सोचिए कि छोटी छोटी लापरवाहियां या तो छोटी छोटी समझ की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर में इस तरह का ग्रेव कंसिक्वेंसेस उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है आर्टिफिशियल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। अगर हम आपको आज कहें कि सोडियम क्लोराइड यानी खाने के नमक हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो आप शायद हंसेंगे, क्योंकि मैंने भी बचपन से ही नमक खाने की आदत डाल रखी है। मेरे माँ पिताजी भी मुझे नमक खाने की शिक्षा दी थी। हर भोजन में हम नमक डाल के ही खाते हैं, सब्जियों में भी नमक इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हम नमक के बारे में इतना सोचने लगे। नमक हम जब खाते हैं तो ये भी हमारे शरीर के लिए एनर्जी एडजस्टर का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, शरीर के लिए जो नमक की आवश्यकता है दैट इज प्लेंटिली अवेलेबल फ्रॉम प्लांट सोर्सेस, यानी नेचुरल प्लांट सोर्सेस से, साग सब्जियों से जो भी उपलब्ध होती है हमारे लिए सल्ट, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर हेल्थ। एक्स्ट्रा और आर्टिफिशियल रूप से नमक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक मजे की बात है, आप लोग टीवी देखते होंगे, विज्ञापन देखते होंगे, आयोडाइज्ड सल्ट, ये बहुत कॉमन बात है, सभी के घर में आयोडाइज्ड सल्ट आजकल इस्तेमाल हो रही है। आयोडाइज्ड सल्ट की जो विज्ञापन हो रही है उसमें कहा जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपका आयोडाइज्ड सल्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। रियलिटी तो ये है कि हमारे शरीर के लिए आयोडीन की जरूरत जरूर है। कितना जरूरत है? पर डे इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 मिलीग्राम्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पर डे हमारे शरीर के लिए आयोडीन की जरूरत लगभग 0.8 मिलीग्राम्स। और हम इस्तेमाल करते हैं जो भी भोजन, हम जो भी खाद्य पदार्थ कंज्यूम करते हैं, एंड ओनली फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेस, ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेस, यानी साग सब्जियों से, नॉन वेज फूड नहीं, किसी भी तरह का एनिमल सोर्सेस की फूड नहीं, फिर भी हमें प्राप्त हो जाती है 1.2 मिलीग्राम्स। जस्ट आप कंपेयर करें, जरूरत है 0.8 और मिलती है 1.2। अब हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की संभावना कहाँ रहती है, आप जरा सोच लें। इसके बावजूद अगर हम एक्स्ट्रा आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करें तो इसकी जस्टिफिकेशन कहाँ पर है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो इसीलिए ये तीन चीजों को अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ख्याल रखिएगा अचानक इसको जीरो पे नहीं ले आना, क्योंकि बचपन से जो आदत पड़ी हुई है उस आदत को सडनली अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसका भी दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ने की संभावना है। इसलिए स्लोली स्लोली जितना हो सके, वेरी स्मूथली, ग्रेजुअली रिड्यूस करते 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 जाए तो दैट इज बेटर। अब आइए हमारी भोजन के ऊपर थोड़ी सी अटेंशन देते हैं, हम क्या भोजन करें। ये तो जस्ट एक समरी के रूप में, एलिमेंटरी आइडिया के रूप में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी हम भोजन करते हैं पूरे दिन भर में, ख्याल रखें, ये मोटे मोटे तौर पे ख्याल रखें कि हमारा भोजन का 50% हिस्सा सॉलिड भोजन हो, यानी ठोस चीजों से हो। ठोस चीजें मतलब हम कलेक्टिवली कहते हैं रोटी, पापड़, चावल, सब्जी, दही, सलाद इत्यादि इत्यादि। जो कुछ हम नॉर्मल एक मील में खाते हैं, दोपहर का भोजन में यूजुअली हम खाते हैं, दैट इज सॉलिड फूड। इसके अलावा लिक्विड फूड 25%, यानी पानी। कल भी हम बात किए थे कि भोजन के तुरंत बाद या तो भोजन के साथ साथ पानी नहीं पीना है। पानी का बेस्ट फॉर्म है, धरती पर उपलब्ध जितने भी लिक्विड है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, बेस्ट काइंड ऑफ लिक्विड इज वाटर, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। आप कहेंगे कि दूध उससे अच्छा हो सकता है, फलों का रस उससे अच्छा हो सकता है, वो आपके हिसाब से हो सकती है, लेकिन नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल कहती है कि वाटर इज द बेस्ट काइंड ऑफ फ्लूइड। बाकी सारे के सारे चीजें नंबर 2 नंबर 3 में आ सकती है। तो इसलिए पानी के इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जुडिशियसली करें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जुडिशियसली इन द सेंस भोजन के साथ साथ नहीं, भोजन के तुरंत बाद नहीं, 1 घंटे के पहले पिए या तो 1 घंटे के बाद पिए। तब तक क्या होगा, भोजन जो पेट में गया जाया हुआ रहेगा वो
75% से ज्यादा पच चुका रहेगा और उसमें पानी मिलने पर वो एक पेस्ट या मड़ का रूप लेके और उसका पोषण तत्व को शरीर में असिमिलेट करने में मदद करेगा। जो कुछ हम कंज्यूम करेंगे उसका ज्यादा से ज्यादा पोषण तत्व शरीर में लग जाएगा, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और बच गया 25%। कल हम लोग फास्टिंग यानी आकाश तत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा किए थे, वो है ईथर। ईथर भी आकाश तत्व का ही एक नाम है। तो मील का एक ओवरऑल प्रोपोर्शन आप देखें तो 50% शुड बी सॉलिड फूड, 25% शुड बी लिक्विड and rest 25% of your stomach capacity should be left as vacant or empty space so as to allow the space element to interact upon your body. इसके अलावा फिर सॉलिड भोजन को भी हम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन इज रॉ डाइट, अदर वन इज कुक डाइट। सॉलिड भोजन में आप कभी कभी क्या करते हैं, चावल रोटी सब्जी पापड़ भी खाते हैं, साथ में सलाद भी खाते हैं। सलाद इज ए रॉ डाइट। स्प्राउट्स भी खाते हैं, अंकुरित चीजें, दैट इज आल्सो रॉ डाइट। फल भी खाते हैं, दैट इज आल्सो रॉ डाइट। जो आग के संस्पर्श में चूल्हे में जो पकाया जाता है भोजन, दैट इज कुक डाइट। अगर आपका रोज का भोजन में 50% कुक डाइट हो, 50% रॉ डाइट हो, तो ये बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। कौन सा संतुलन? द केमिस्ट्री इन द बॉडी। शरीर के अंदर में जो रसायन तत्व है उसमें बैलेंस मेंटेन करने में यह मदद करता है। कुक डाइट को हम दो भाग में अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। वन इज अल्कालाइन कंटेंट, द अदर वन इज एसिडिक कंटेंट। अल्कालाइन कंटेंट की मात्रा 80% होनी चाहिए, एसिडिक कंटेंट की मात्रा 20% होना चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि हम तो इंसान है, इतने गहराई की चीजें हमें कैसे पता चलेगा कि व्हिच वन इज अल्कालाइन, व्हिच वन इज एसिडिक। इतना जस्ट ख्याल रखें कि शरीर की जो जरूरत है उसमें ज्यादातर जरूरत है अल्कालाइन फूड की, अर्थात वो भोजन जो पचने के उपरांत शरीर के अंदर में किसी ना किसी तरह से क्षारीय तत्व छोड़ जाती है, दैट इज अल्कालाइन फूड। वो भोजन जो शरीर में पचने के उपरांत अम्लीय तत्व छोड़ जाती है, दैट इज एसिडिक। हम आपको यहाँ पर एक कॉमन लिस्ट दिखाएंगे, जिसके द्वारा आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगी कि कौन सी भोजन अल्कालाइन होती है और कौन सी भोजन एसिडिक होती है। ये है अल्कालाइन फूड की एक कॉमन लिस्ट, जो कि क्षारीय तत्व शरीर के अंदर में पैदा करते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। ज्यादातर हम स्प्राउट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, मिल्क, बटर मिल्क, कॉर्ड, पनीर, ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा, कोकोनट वाटर, जूस, ग्रीन सलाद इत्यादि इत्यादि। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आपके साथ में ये फाइल भी हम शेयर कर लेंगे। ये ज्यादातर नेचुरल सोर्सेज से ही आती है, प्रोसेस फूड से दूर है, और ये क्षारीय तत्व प्रोड्यूस करते हैं शरीर के अंदर। ऑन द अदर हैंड एसिडिक फूड अगर आप देखेंगे तो ये सारे अक्सर करके पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व फूड, जो केमिकल के द्वारा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा लंबे समय तक रखी जाती है, नॉनवेज फूड इत्यादि, ये सारी चीजें एसिडिक में आती हैं। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि आपको एसिडिक फूड खाना नहीं है, प्लीज रिमेम्बर एसिडिक फूड की भी जरूरत है, लेकिन समझ इस चीज की होनी चाहिए कि हमें कितनी एसिडिक फूड चाहिए, कितनी अल्कालाइन फूड चाहिए। वंस अगेन अल्कालाइन फूड इज टू एसिडिक फूड शुड बी 80:20, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स का समय भी ऐसा चल रहा है, फास्ट फूड का, जंक फूड का समय चल रहा है, और जो मोमेंटरीली हमें सेंसुअल प्लेजर देते हैं उसी फूड के पीछे हमारे बच्चे लोग भी ज्यादातर भागते रहते हैं। दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट। तो हमें अटेंशन देना चाहिए, हमारे बच्चों को भी हमें गाइड करना चाहिए। बीइंग रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। बॉडी के अंदर में केमिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए अल्कालाइन और एसिडिक फूड का भी प्रोपोर्शन सही रखना है। अब आइए और एक डायमेंशन को हम इमर्ज करते हैं। जैसे पहला दिन पे हमने थोड़ी डिस्कशन में लाया कि हमारी जो होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य है, संपूर्ण स्वास्थ्य है, दैट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट डायमेंशंस। एक तो हमारी फिजिकल डायमेंशन है, दूसरा हमारी इमोशनल डायमेंशन है, तीसरा स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इत्यादि इत्यादि। अगर हम सिर्फ बॉडी के ऊपर अटेंशन देते हैं तो दैट इज ओनली ए पार्शियल अटेंशन टू हेल्थ, क्योंकि शरीर सिर्फ एक कंपोनेंट होती है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का। आपको अगर याद हो तो फर्स्ट डे के लेसन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड सेल्फ।
तो बॉडी को नॉरिशमेंट देना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको राइट यूटिलाइजेशन करना, ये सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो इज सेल्फ, दैट इज मी। मी मीन्स आई द कॉन्शियस एंटिटी। और जहां कॉन्शियस एंटिटी की बात करते हैं यानी चैतन्य सत्ता की बात करते हैं, उसमें अगेन 3 फैकल्टीज की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। नंबर 1 इज माइंड, नंबर 2 इज योर इंटेलेक्ट, नंबर 3 इज योर इम्प्रेशंस। ये माइंड, इंटेलेक्ट एंड प्रोपेंसिटी और माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस क्या होती है, ये बहुत गहरी चीज है, सूक्ष्म चीज है, सटल मैटर होती है। दैट इज नॉट टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जो स्थूल है, जिसको रखने के लिए जगह चाहिए, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका अपना मास एंड वेट होती है। इनटेंजिबल चीज वो है जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन एहसास किया जा सकता है, उसको हम इमोशनल कंपोनेंट में डालते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि आई लव यू टू मच, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब ये प्रेम कोई स्थूल चीज नहीं है जिसको रखने के लिए जगह चाहिए, जिसको आप छू सकते हैं, जिसका कोई ओजन हो। लेकिन हम एक चौक कहें, डस्टर कहें, पेन कहें, खाता कहें, चश्मा कहें, लैपटॉप कहें, कुर्सी कहें, ये सारे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको रखने के लिए जगह चाहिए। तो सोल जो होती है, स्पिरिट जो होती है, सेल्फ जो होती है, इट इज इनटेंजिबल, अर्थात ये स्थूल चीजों से बनी नहीं है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप में भी देखा नहीं जा सकता, बट इट एग्जिस्ट्स, इसके अस्तित्व तो है, ये परखा जा सकता है। तो जहां पर स्पिरिट की बात करें या सोल की बात करें या सेल्फ की बात करें, वहां पर थ्री फैकल्टीज इन्वॉल्व होते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी को हम इम्प्रेशन भी कह सकते हैं। ये तीनों की भावार्थ ये होती है कि माइंड का काम है संकल्पों की रचना करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइंड, जो कि हमारी इमोशनल कंपोनेंट है। चिंतन करना, टू क्रिएट द थॉट्स, टू जनरेट द थॉट्स, ये है माइंड का काम। जो थॉट्स हमने जनरेट किया उसकी क्वालिटी को जांच करना, ये है सेकंड फैकल्टी का काम, दैट इज इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि, जिसको हम टैलेंट कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, आईक्यू भी कहते हैं, जिसके आधार पे हम कौन सी चिंतन, कौन सी संकल्प अच्छा है या बुरा है, उसको निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, वो है हमारी इंटेलेक्ट। और तीसरा कंपोनेंट है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन यानी प्रोपेंसिटी, जिसको हम हिंदी में संस्कार कहते हैं। बार बार एक ही तरीके का संकल्प, एक ही प्रकार का संकल्प क्रिएट करना और उसी अनुसार कार्य करते जाना, जो कि हमारे मस्तिष्क में, स्थूल रूप से कहें तो मस्तिष्क, सूक्ष्म रूप से कहें तो वो हमारी सेल्फ यानी कॉन्शियस एंटिटी, उसमें एक परमानेंट इंप्रेशन यानी छाप बना लेता है। दैट बिकम्स एन इंप्रेशन, दैट बिकम्स आवर प्रोपेंसिटी, दैट बिकम्स द रिजल्ट्स यानी संस्कार। बार बार हम उसी तरह का कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, चाहे हमारे जाने या अनजाने। तो इस तरह से हमारी इमोशनल कंपोनेंट ओवरऑल हेल्थ को डीपली अफेक्ट करता है। अर्थात हम स्थूल रूप से सिर्फ शरीर का केयर करें तो दैट विल बी इनसफिशिएंट फॉर अचीविंग होलिस्टिक हेल्थ। तो हम इमोशनल कंपोनेंट का भी ध्यान रखना जरूरी है, अर्थात मानसिक शांति को भी इंश्योर करना हमारे लिए अति आवश्यक है। हम एक बहुत अच्छे से छोटी सी फॉर्मूला आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, डॉक्टर F.R. शेयर। छवि में आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब की कंधे पे एक स्टेथोस्कोप पड़ा हुआ है। आप इस छवि को याद रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रहेगी। फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको ये इमोशनल कंपोनेंट का ऊपर ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा। कैसे करते हैं? ये 5 इनपुट है जो हमारी शरीर के सर्वाइवल के लिए, यानी एक ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल के लिए हम अक्सर करके कंज्यूम करते हैं। नंबर 1, पानी पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं। सो DR is the acronym that stands for drink, जो हम पीते हैं। that also affects our mental balance यानी माइंड, हमारी इमोशनल स्टेटस को भी अफेक्ट करता है पानी। इसलिए सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें तो जो भी हम पीते हैं उसको स्पिरिचुअली चार्ज करके पिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ पिए। पॉजिटिव थॉट्स इन द सेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जब मुख में पानी को लगाते हैं, आपके संकल्प शक्ति के जरिए उसको एम्पावर करें कि ये पानी नहीं, मेरे लिए एक अमृत के समान लिक्विड है, जो कि शरीर के अंदर जाने पर मेरे अंदर की शुद्धिकरण हो जाती है, प्यूरिफिकेशन हो जाती है, एनलाइटनमेंट हो जाती है, एनरिचमेंट हो जाती है, और संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए यह पानी पर्याप्त है। इसके अंदर में ऐसे गुण है, ऐसी शक्ति है। Only a small bit of thought is sufficient to recharge your water that you consume, that you drink.
दूसरा इनपुट है फूड, जो भोजन करते हैं। प्लीज रिमेम्बर, टीवी देखते हुए खाना, कंप्यूटर की म्यूजिक या फिल्म देखते हुए खाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए भोजन करना, ये सारे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप टीवी में कोई फिल्म के हॉरर सीन देख रहे हैं या तो कोई वायलेंस की सीन देख रहे हैं, मारपीट की सीन देख रहे हैं और उस समय भोजन करते हैं, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप भोजन तो करते हैं, टीवी के जो वायलेंस की सीन आप देखते हैं, उस थॉट को भी आप भोजन के साथ में अपने अंदर समाहित करते हैं। प्लीज रिमेम्बर, आपको दिखेगी नहीं बिकॉज इट इज नॉट टेंजिबल, लेकिन जो संकल्प आपने क्रिएट किया वो भोजन के साथ में ही घुल मिलकर शरीर के अंदर गया। भोजन शरीर का नरिशमेंट करेगा और जो संकल्प आपने उसमें मिला के अंदर छोड़ा वो आपके माइंड को अफेक्ट करेगा। योर इमोशनल बैलेंस विल बी इम्पैक्टेड बाय दैट काइंड ऑफ थॉट। तो ख्याल रखें कि हम जो भोजन करते हैं और पानी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, फलों का रस भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, चाय कभी पीते हैं या तो किसी तरह का भोजन लेते हैं, तो उस समय उस भोजन के ऊपर कॉन्शियस अटेंशन देकर ही कंज्यूम करें। दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। आपको ईश्वर को याद करने की जरूरत नहीं, करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम अटेंशन तो इतना दे कि मैं जो भोजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ, दैट इज फॉर द सेक ऑफ माई नॉरिशमेंट। ये मुझे एडेक्वेट स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको कंज्यूम करें, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर यू। तीसरा, जो हम पढ़ते हैं, रोज सवेरे अखबार पढ़ना आज का एक ट्रेडिशन हो गया, आज का एक संस्कार बन गया युवा पीढ़ियों के अंदर, और साथ में चाय का कप भी। न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहेंगे, चाय भी थोड़ा थोड़ा सिप करते रहेंगे। अब आप ख्याल रखें कि चाय जब आप लेते हैं तो उसके साथ में दैट इमोशनल थॉट इज आल्सो गेटिंग कंज्यूम्ड विद इन। अखबार से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, और उसमें कितने पॉजिटिव क्वालिटी की इंफॉर्मेशन, कितने नेगेटिव इंफॉर्मेशन, दैट एवरीबॉडी नोज। मुझे तो लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि अखबार से आपको मिलती हो वो आपका सेहत के लिए फायदेमंद हो, मुझे नहीं लगता है। एंड द सेम थिंग इज ऑल्सो फ्रॉम योर मोबाइल फोन। स्मार्टफोन से इमेज देखते हुए, मैसेज पढ़ते हुए, किसी भी तरह से आप भोजन करते हैं, या सिर्फ मोबाइल से ऑल इमेजेस, ऑल टेक्स्ट मैसेजेस, ऑल वीडियो क्लिप्स देखना जरूरी नहीं है। जस्ट आपका थॉट को अप्लाई कीजिए, कॉन्शियसली आप सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग कंज्यूम्ड। आज इंफॉर्मेशन का इतना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है हमारे मस्तिष्क के ऊपर कि दैट इज रियली टेरिफिक, टेरिबल। इतना भयानक इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे ब्रेन परफॉर्मेंस के ऊपर, कि दैट इज नॉट, वी कैन नॉट इमेजिन। अब हमें उसको थोड़ा सा रेगुलेट करना है, अपने ऊपर थोड़ी सी अंकुश लगाना है कि मैं क्या देखूं क्या ना देखूं। यू नीड टू डिसाइड कि हमें कौन सी वीडियो क्लिप को बिना ओपन किए डिलीट करनी है। यू हैव टू मेक ए चेक, यू हैव टू पुट ए बैरियर इन दैट। नेक्स्ट वन इज साइट। आंखें भी आपके शरीर के लिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, खाली मोबाइल फोन नहीं। आप जो कुछ भी देखते हैं दुनिया में, लोगों से मिलते हैं, परिस्थितियों को सामना करते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस को आप देखते हैं, चारों तरफ की एनवायरनमेंट के साथ आप इंटरफेस करते हैं। whatever comes to your sight, that becomes your input। ये भी आपका इमोशन को अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज, आपकी कान भी कुछ कम नहीं है जो आप सुनते हैं। तो उसको एक्रोनिम के जरिए फॉर इजी रिमेम्बरेंस यू कैन रिमेम्बर डॉक्टर F.R. शेयर। सिर्फ 5 चीजों को जस्ट हाईलाइट किया गया which can facilitate you to maintain a perfect emotional health। फिजिकल हेल्थ के साथ इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट 3 याद करें, 5337। नेक्स्ट 3 है 3 टाइम्स रिचार्ज। दिस इज इमोशनल रिचार्ज। यहाँ पर छोटे बच्चों की छवि देख रहे हैं आप। बाएं तरफ की जो बच्चा है वो कितना हंस हंस के लौटपट हो जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि देयर इज नो रीजन, देयर इज नो सीजन। इन बच्चों को देखने से आप लोग खुद भी खुश होते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, इनको कुछ चुटकुला कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की हंसी मजाक की कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। दे आर हैप्पी बाय देमसेल्व्स। आपके घर में छोटा बच्चा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं,
हाउ हैप्पी दे आर, और वो हैप्पीनेस कितना नेचुरल है, वो मुस्कान कितने प्राकृतिक रूप से अंदर से उभरते आता है। और हम लोग अडल्ट जो अब हो गए, बहुत कॉन्शियस हो गए, डेवलप हो गए, पढ़े लिखे हो गए, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए, ग्रोन अप हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए, हमें लगने लगा कि मुस्कुराना एक कमजोरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना आज भी है कि इफ वी स्माइल दैट इंडिकेट्स आवर वीकनेस। ये हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है, निगेटिवली अफेक्ट करती है, इसलिए लोग मुस्कुराना भी बंद कर देते हैं। एंड मोर अनफॉर्चुनेट इज दैट जब अगर हम कभी भी मुस्कुराते हैं तो ये कभी नेचुरल मुस्कान होती नहीं है, दिखावा वाला मुस्कान ज्यादातर होती है। तो क्या करें? प्रैक्टिकल अप्रोच हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप कम से कम 3 बार दिन भर में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 बार भोजन करते हैं। तीनों भोजन ओनली फॉर 60 सेकेंड्स, बहुत ही छोटा सा टाइम स्पैन है, 60 सेकेंड्स। अपने आप को इमोशनली रिचार्ज करें, आंखें बंद करें या खुला रखें, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप अपनी मानसिक स्थिति को कितनी रिलैक्स कर सकते हैं, कितनी एम्पावर कर सकते हैं, कितने पॉजिटिव थॉट के द्वारा रिचार्ज कर सकते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स। भोजन कर लें 1 मिनट के लिए, जिस जगह पर आप भोजन करते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे खेती में काम करने वाले किसान भी क्यों ना हो, चाहे बिजनेस करने वाला कोई बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, जिस जगह पर आप भोजन करते हैं, भोजन के उसी स्थल पर 60 सेकेंड्स के लिए बैठ जाएं, अपने आप को देखें, मुस्कुराएं, अपनी मन के नेत्रों से देखें, मुस्कुराते रहें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, खुश रहें और आपके इष्ट देव को धन्यवाद अर्पण करें, ग्रैटिट्यूड कन्वे करें कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, परफेक्ट हूँ और इस धरती पर सबसे खुशहाल इंसान हूँ। दिस इज वन काइंड ऑफ रिचार्जिंग योर इमोशनल स्टेट। कोरोना की जब बिग पोजीशन था 2021 के समय, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा था, हजारों की संख्या में लोग शरीर छोड़ रहे थे, उस समय में डॉक्टर डेविड हॉकिंस बोल के एक रिसर्च साइंटिस्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया। उस रिसर्च का कुछ निचोड़ हम आपके सामने रख रहे हैं कि वाइब्रेट हायर, ये कोविड वायरस के ऊपर में एक रिसर्च किया गया था और उन्होंने देखा, आप इसके आर्टिकल को नेट में सर्च करेंगे तो आपको डिटेल स्टडी मिलेगी, हम उसका जस्ट एक जिस्ट के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कोविड वायरस हैज ए वाइब्रेशन ऑफ 5.5 हर्ट्ज एंड डाइज अबव 25.5 हर्ट्ज। उन्होंने ये निकाला कि कोविड वायरस की जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम 5.5 और मैक्सिमम 25.5 तक जब जाती है तो फिर वो एक्सपायर्ड हो जाती है। अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? आमतौर पर समझने के लिए यू कैन थिंक ऑफ व्हेनेवर यू थिंक पॉजिटिव, यानी इस मन के अंदर में सकारात्मक संकल्पों की रचना होती है तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। एंड उसी तरह से जब आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, औरों के लिए नुकसान की भावना अपने मन के अंदर में जगता है, तो उस समय आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ऐसा एक कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डर लगना, आतंक के बारे में सोचना, संशय, सस्पिशियन, ओरी, हासिल, तनाव, जलन, क्रोध, क्रूरता, घृणा, अहंकार, मोह, चोट लगना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की जो चीजें हैं, आप लोग सभी अनुभवी है, सबको पता है कि दीज आर द नेगेटिव इमोशन क्रिएटर्स। उन्होंने कहा, डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने कहा कि वो वाइब्रेट हायर, यानी थॉट लेवल को, आपकी कॉन्शियसनेस की लेवल को और क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ थॉट्स, उसको इतने अटेंशन के साथ आप रेगुलेट करें, क्रिएट करें, सो दैट द लोअर फ्रीक्वेंसी डजंट वीकन योर इम्यून सिस्टम। आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी लोअर होती जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी उतनी रिड्यूस होती जाएगी। And you know, once the immunity gets reduced, you are likely or you become more vulnerable to the infection of COVID virus. ये कोविड की एक रिसर्च रिपोर्ट। उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि द प्लेसेस विथ लो वाइब्रेशंस, जहां पर लेस देन और इक्वल टू 20 हर्ट्ज है, क्योंकि कोविड वायरस की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखा 25.5, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 20 से कम हर्ट्ज वाली जगहें, हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर, बंदी गृह यानी जेल, ग्रेवयार्ड, कोर्ट, स्लॉटर हाउस एटसेट्रा, यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है? यहाँ पर एंजाइटी,
पेन, किलिंग, वायलेंस या तो पीड़ा से छटपटाने वाले क्रिएचर्स की स्थान होती है। इसलिए यहाँ पर जो वाइब्रेशन फैलती रहती है चारों तरफ, वातावरण को प्रभावित करने वाली जो तत्व फैलती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। आप आसानी से समझने के लिए एक छोटी सी उदाहरण ले सकते हैं। एक टेम्पल के अंदर आप अगर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो आपको शांति का एहसास होती है। वाई? बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल मूव इनसाइड दैट काइंड ऑफ कैंपस, जहां पर वो पॉजिटिव थॉट्स अक्सर लेकर चलते हैं और ईश्वर से या तो गुरुद्वार में अपनी इष्ट देव को स्मरण करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में प्रेयर करते हैं। इसीलिए दैट पर्टिकुलर थॉट्स गेट स्प्रेड ऑल अराउंड, पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती रहती। जस्ट ऑन द अपोजिट, आप कोई स्मशान घाट में जाए, वहां पर आपको डरावना लगना, भय लगना, जीवन के प्रति वैराग्य भावना आना, ये आना स्वाभाविक है, बिकॉज द सिचुएशन इज चार्ज लाइक दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप एक जेल खाने में जाए या तो कोर्ट के परिसर में जाए, स्लॉटर हाउस में जाए, वहां पर इस तरह की निगेटिव क्वालिटीज, निगेटिव वाइब्रेशन फैलाने की प्रक्रिया ज्यादातर होती है। Humans with low vibrations are more prone to lower immunity. यहाँ पर कुछ झलक आपको दिखा रहे हैं कि स्टेट ऑफ माइंड और उसमें वाइब्रेशन क्या होती है, उसकी रीडिंग्स। जब हम पीड़ा महसूस करते हैं तो उस समय हमारे वाइब्रेशन 0.1 से 2 हर्ट्ज तक रहती है। फियर में 0.2 to 2.2, इरिटेशन यानी जलन में हमारी स्थिति 0.9 to 6.8, प्राइड में 0.8 हर्ट्ज, सुपेरियरिटी यानी अपने आप को हम सुपेरियर महसूस करने लगते हैं तो उस समय 1.9 हर्ट्ज, जेनरोसिटी यानी उदारता, दिस इज शोन इन डिफरेंट कलर। ऊपर में जो पीला रंग का था उसमें देखिए वाइब्रेशन की मात्रा कितनी है, और अभी जो ब्लू रंग में दिखाया जा रहा है उसमें देखिए वाइब्रेशन कितनी है। इट इज वेरी हाई, 95 हर्ट्ज। ग्रैटिट्यूड, again it is a positive quality, positive value, it is 150 hertz, moving ahead. Then compassion or love, unconditional love, it gives you 150 hertz. ये नीचे में जो स्टेटमेंट लिखा गया, now you can search in the internet, you will find the detailed report. This is about power versus force based on David R. Hawkins doctoral thesis. हम आपके पास में एक पीडीएफ फाइल भी शेयर करेंगे जिसमें 300 प्लस पेजेस है, अगर पेशेंस हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अनकंडीशनल और यूनिवर्सल लव 250 हर्ट्ज, प्रेयर और मेडिटेशन इट इज 150 to 350 हर्ट्ज। तो ये शेयर करने के पीछे बस ओनली वन मैसेज दैट आई वांट टू कम्युनिकेट इज, जब आप पॉजिटिव इमोशन के साथ जीवन जीते हैं तो योर इम्यूनिटी गेट्स डेवलप्ड, एनहांस्ड, and your resistance to diseases also gets improved. आप बीमार पड़ने की संभावना नहीं के बराबर होती है। एंड द जस्ट अपोजिट, जब आप निगेटिव इमोशन के साथ जीवन जीते हैं, चाहे जितना भी न्यूट्रिशियस फूड आप कंज्यूम करते रहें, फिर भी निगेटिव इमोशन के साथ जीवन जीते हैं तो आप बीमार पड़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। ये है कुछ एक्शंस जो कि हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, enjoying with the nature, etc. Love, smile, blessings, thanking others, playing with others, ये सारे पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करने वाले एक्टिविटीज हैं। अब अंत में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। बॉडी के अंदर में हार्मोनल सिक्रेशन भी हमारी केमिस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं, एंड ब्रॉडली हम लोग ये हार्मोन्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं। वन इज हैप्पी हार्मोन, द सेकंड वन इज टॉक्सिक हार्मोन। हैप्पी हार्मोन हमारे लिए हमेशा फायदा कराता है और टॉक्सिक हार्मोन बॉडी के अंदर में टॉक्सिन फैलाती है, यानी विष क्रिया फैलाती रहती है। ये हैप्पी हार्मोन 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम डोपामाइन की बात करते हैं। ये हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी सिद्ध है। डोपामाइन की फंक्शन होती है कि ये हमें प्रसन्नता दिलाती है, इनर मोटिवेशन प्रदान करता है, रेनफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण करता है, किसी भी तरह का थॉट या एक्टिविटीज को ये एम्पावर कराता है। सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप को सुदृढ़ करता है, प्रेम की भावनाएं जगाती है और विश्वास यानी ट्रस्ट को डेवलप करता है। थर्ड इज सेरोटोनिन, जो कि हमारी मूड को स्टेबिलिटी देती है, हमारे वेलनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गवर्निंग फैक्टर है, और हमेशा हमें खुश यानी रिलैक्स रहने में मदद करता है। एंडोर्फिन, जो कि हमें पेन से राहत दिलाती है,
रिलैक्स महसूस कराता है और फिजिकल फिटनेस भी प्रदान करता है। ये 4 है हमारे हैप्पी हार्मोन्स। टॉक्सिक हार्मोन्स तो कई होते हैं जिसके विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज नोबडी वांट्स द टॉक्सिक हार्मोन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जब पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहते हैं तब हम पॉजिटिव हार्मोन, दिस काइंड ऑफ हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करते हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमारी केमिकल बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारा समग्र स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव कराता है। एंड द लास्ट वन 5337 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम ज्यादातर आज की भाग दौड़ की जीवन में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ अपनी नींद के साथ करते हैं। इतनी हैवी प्रेशर, ऑफिशियल प्रेशर, वर्कलोड, सोशल ऑब्लिगेशन, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे के सारे कार्य को निपटाते हुए हमें जब लगता है कि टाइम की क्राइसिस है तो हम अपनी स्लीपिंग आवर्स से ही छेड़छाड़ करते हैं। दैट इज रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक हेल्दी अडल्ट को पर डे, आज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, 7 से 8 घंटे तक गहरी नींद में सोना चाहिए। यहाँ पर पूरे एज ग्रुप और उसके आवर्स पर डे ऑफ स्लीप मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं बेबीज 1 से 6 हफ्ते वाले बच्चे दिन में 22 घंटे सोते हैं अक्सर करके। ये एक एवरेज स्टडी है, रिसर्च रिपोर्ट है। चिल्ड्रन 1 to 3 years इट इज 15 to 18 आवर्स। उसी अनुसार जब उम्र बढ़ते जाता है तो आवर्स ऑफ स्लीपिंग पर डे घटते जाता है। जो हाईलाइटेड है येलो कलर में, दैट इज यूथ्स, 15 से 50 साल के जो लोग हैं उनको पर डे 7 से 8 घंटे तक गहरी नींद में सोना अनिवार्य है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको अच्छा सेहत दिलाने में मदद करता है। तो इस तरह से हमारी ये 5337 की रूल हम फॉलो करें तो हम ऑब्वियसली 100 years ऑफ एक्टिव लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी की समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। नाउ वी आर ओपन टू योर क्वेश्चंस। आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। समय को नजर में रखते हुए हम और फास्टिंग के बारे में आज और चर्चा नहीं कर पाएंगे। आगे चल के अगर मौका मिले तो कभी दूसरा सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा सकता है उपवास के ऊपर। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ एनी क्वेश्चन इज पुट नाउ। इस टॉपिक से आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी Yes, हंसा जी पूछना चाहती है क्वेश्चन। सो जी। हंसा जी को अनम्यूट, ओके मैं अनम्यूट करती हूँ। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए कि आपका हम कैसे थैंक यू बोले। थैंक यू इज नॉट इनफ वर्ड। और ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया है उनको भी मेरा खूब खूब सबके ऋणी रहूंगी मैं। तो प्रार्थना है डॉक्टर जी कि अगर हम आपसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सिस्टर, आपका अप्रिशिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है आप उनसे मिल लें और वो आपको हमारी कांटेक्ट नंबर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी उनसे आपको मिल जाएगा। मतलब ऐश्वर्या दीदी का कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। ओके थैंक यू आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ और भी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैं पिंकी जी को अनम्यूट करती हूँ। एंड पिंकी जी आप अपना क्वेश्चन प्लीज पूछें। अनम्यूट किया है मैंने आपको। ओम शांति। चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेंगे। जी पूछिए। जी जी पिंकी जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। अच्छा उनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा शायद। सो मैं अब चैट बॉक्स पे जाती हूँ। अच्छा बोल रही, बोलिए प्लीज। हेलो जी बोलिए। यू आर सर, ऑडिबल। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपने कहा कि 7 घंटे मिनिमम नींद लेनी चाहिए, तो जैसे भाई 4 बजे उठते हैं तो वो तो 6 घंटे की हुई, और नॉर्मली हाउस वाइफ के लिए 5-6 घंटे ही निकल पाते हैं, तो कैसे भी जा सकती है? मैं रात को 9 बजे तक सो जाता हूँ और 4 बजे उठ जाता हूँ। अमृत वेले की मेडिटेशन भी करता हूँ दीदी। और मेरा थियोरेटिकल कैलकुलेशन है 9 से 4 परफेक्टली 7 आवर्स, 7 घंटे।
ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 9 बजे सोएंगे कि 10 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, ये आपका चॉइस है। कितना बजे उठेंगे ये भी आपका चॉइस है। थैंक यू। मैं डॉक्टर आर सलेश जी, डॉक्टर आर सलेश राव, आपको भी अनम्यूट करती हूँ, सो जिससे कि आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। जी शैलेश भाई जी नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपका क्लास। हाँ भाई जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि ये जब हम जैसा कोई खाते, कई लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट जो है कि दूसरा फ्रूट के साथ नहीं खाना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन होता है, या कोई वेजिटेबल होते हैं तो एक वेजिटेबल का तो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन रहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे टमाटर है और गाजर है वो एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो इसमें ये कुछ है क्या, ऐसा प्रिंसिपल्स है क्या कि ऐसा कुछ जी जी कॉम्बिनेशन में जी हमें नहीं खाना चाहिए? देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल। जी आई गॉट योर पॉइंट। There are certain combinations which are usually prohibited or which are usually not recommended for consumption. कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक साथ में नहीं खाने की सलाह दी जाती है, बट 1999 साल से आज तक आप काउंट कर लीजिए व्हाट इज द एंटायर ड्यूरेशन। सारे फलों को, सारे वेजिटेबल्स को मैं एक साथ में खाली पेट में खाता हूँ। देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट सो फार। ये 25 साल का ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति के लिए अगर एक तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रहा हो, खाली पेट में फल खाने पर गैस बनना, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक घटना हो सकती है। कोई फल को कोई फल के साथ मिलाकर खाना गैस होगा या कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, इट्स नॉट ए प्रिंसिपल। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकती है। हो सकता है मेरे लिए वो परेशानी हो रही हो, सभी के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए जिसके लिए जो परेशानी हो रही है उस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करें। अदरवाइज कुछ फूड का कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड तो जरूर है, जैसे दाल के साथ में रोटी खाना, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन ट्रेडिशन इन आवर कंट्री। रोटी दाल एक साथ खाना, दैट इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बोथ शुड नॉट बी कंबाइंड टुगेदर। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। रात को दही नहीं खाना, ये भी मना किया जाता है। कुछ ऐसे लॉजिकल है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आर माइथ्स, नॉट लॉजिकल। तो इसलिए उसको जितनी हो सके फॉलो करें। आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो फूड कॉम्बिनेशन के ऊपर हम एक सेशन ले लेंगे। ठीक है तो भाई जी? भाई जी एक ये इसमें आपने जो सभी बोला कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लेना, पर इंडिया में तो एक कॉमन जो हमारा डाइट है वो है दाल चावल। तो दाल चावल तो हमारा कॉमन डाइट है, तो चावल इज ए कार्बोहाइड्रेट, जी, क्या? दाल और चावल को एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये है सिद्धांत। अगर आप खाना चाहते हैं तो चावल अलग खाइए और दाल को अलग खाइए। चावल को सूखा खाइए, दाल को फिर अलग से खाइए, नॉट टुगेदर। ये तो लेकिन आप हमारा कहेंगे हम कल्चर तो, नहीं। लेकिन आप, हाँ आप कहेंगे हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं। हाँ, खाते ये तो तो आ रहे हैं, बॉडी के इंडिया में अंदर पूरा में क्या कल्चर नहीं हरकत, है। कल्चर हाँ नहीं हाँ है। हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम फैमिली में यही फॉलो हो रहा है। लेकिन आप हाँ, कहेंगे हमारे बॉडी के अंदर में क्या हो रही है वो तो हमें नहीं पता, लॉन्ग रन में क्या हम्म, इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ओके। जहां तक जानकारी है उतना ही फॉलो करें। मैं भी सारी चीजें जानता हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ जानता हूँ और वही कुछ को ही मैंने फॉलो किया। सब कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ फॉलो भी नहीं कर पाया, पॉसिबल भी नहीं है। मैं अगर 30% जानता हूँ, वही 30% मुझे निरोग रहने में मदद किया, उतना ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट। Thank you so much, Doctor, for answering everyone's question. समय के रहते हुए हम सबके क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन टीम फीलिंग डिवाइन जो जिन्होंने ये सहयोग दिया है ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, उस चैनल से भी, और वहां पे भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम एक और सेशन अगर रख पाए। डॉक्टर साहब अगर आप अवेलेबल होंगे तो हम फिर से एक और ऑर्गेनाइज करवाएंगे। लेकिन अभी मैं समय लेना चाहती हूँ और अपनी आदरणीय संतोष दीदी जी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ा, जिनका हाथ है ये वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो आदरणीय संतोष दीदी के लिए मैं बस यही बोल सकती हूँ कि उन्होंने इतना पिछले 45 ईयर्स से वो समर्पित रूप से सेंटर पे रहते हुए अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप 14 वर्ष तक गुलजार दीदी दादी जी के साथ
पांडव भवन में रहे और वर्तमान समय आप हेली मंडी, गुड़गांव और इज्जर की सेवाओं में कार्यभार संभाल रहे हैं। ओआरसी की कंस्ट्रक्शन का सारा कार्यभार भी दीदी जी ने ही देखरेख में हुआ था और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। पूरे ब्राह्मण परिवार को ये एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हमें मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट मिला है कि दीदी जी पूरी दुनिया को, जैसे कहते हैं ना, अथक सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी दीदी आपकी आवाज चली गई। I'm sorry for the now for the audible. disconnection. Internet वो हो रहा है disconnect. Do apologize for that. But दीदी जी का बस मैं यही बोलूंगी कि आज दीदी जी हमारे साथ है यहाँ पर, और दीदी जी प्लीज आप आए और आप जो है सबसे कुछ अपने 2 शब्दों में हम सबको आशीर्वाद भी दें और हमारे को अपना कुछ जो भी आपको बोलना है डॉक्टर जी को बोले। थैंक यू। ओम शांति। सभी भाई बहनों को भी ओम शांति। और आज विशेष हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपको मैं जूम पर ही देख रही हूँ, आज ही मिल रही हूँ, बाय फेस कभी मिलना नहीं हुआ है, परंतु आपके विषय में मैंने बहुत बार सुना भी है और बहुत अनुभव भी आपके 3 दिनों में हमने जाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस प्रोग्राम में अपने अमूल्य कीमती समय जो आपने हम सबके लिए दिया और इतने गहरे गहरे राज निरोगी बनने के आपने बताए, सो भी बिना दवाओं के। और नहीं तो देखा जाता है कि हम एक बीमारी की दवाई करते हैं तो दूसरी बीमारी साइड में साइड इफेक्ट के रूप में भी, तो कभी भी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाते। आप ये एक नेचुरल अभ्यास बता रहे हैं, उससे मैं समझती हूँ कि सभी को अपने जीवन में इसको अपना करके बहुत ही सुकून मिलेगा। और आपके अनुभव ने हमें भी कई बातों का अनुभव कराया है। मैं 3 दिन से आपका सुन भी रही हूँ और बहुत मुझे लग रहा है कि जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं भाई बहने, वो भी अवश्य इसका बहुत बहुत लाभ लेंगे। और मेरी आपसे एक कि आप समय प्रति समय ऐसे ही आकर के सबको मोटिवेशन देते रहेंगे और सबको आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी रखती हूँ। और हमारे एक दैवी भ्राता होने के नाते से मैं आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ। ओम शांति। में हम सबको जोड़ने के निमित्त जो हमारी आशी बहन है, पूनम बहन है, हमारे दिनेश भाई माउंट आबू से हैं, इन्होंने जो इतना प्रयास किया है आपको बीच में लाने का, आपकी सेवाओं को लेने का, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ये सौभाग्य हमारा है कि हम आपसे जुड़े दीदी, सच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुगेदर इन दिस वेबिनार। दीदी सभी एक बार वीडियो ऑन कर लें तो एक स्नैपशॉट ले लें जस्ट फॉर मेमोरी, अगर सभी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो। हाँ, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड ऑफ कोर्स विथ ए स्माइल। एक मुस्कान के साथ में सभी अपने वीडियो को ऑन कर लें ताकि एक हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, वंस मोर। 5 स्क्रीन लेनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी। जस्ट 1 बाय 1 में ले रहा हूँ। स्माइल स्माइल स्माइल। ओके, just wait. Once more. Smile, everyone please smile. Okay.
once more I will take. Once more 113 पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हैं. Okay, and once more last one. Okay, done. Thank you so much for your smile. Thank you, and joining doctor. with Thank you us. so much. Thank you. Thank you, everyone, for joining in. Have a blessed day, and love and God's love and light on all of you. Thank you.